पहला एक छोटा सा सवाल लेते हैं, 851 और 713 का महत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर आप इसमें सिंपल सी बात है कि अगर आप विभाजकता के रूल लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी सफलता नहीं मिलेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा 851 किससे कटेगा, 713 किससे कटेगा। तो इस तरह के जब संख्याएं आती हैं, इसे हम एक दूसरे तरह के भाग विधि से इसका महत्तम समावर्तक निकालते हैं, जैसा कि हमने यहां दिखाया है। तो हम 713 को हम 851 को हम भाग देंगे 713 से, तो हमने 713 लिख लिया और हमने बीच में 851 लिख दिया। नेचुरली आप देखेंगे 713 एक ही बार जा सकता है, तो हमने एक बार दिया तो 713 हुआ। अब जब 851 से 713 घटाते हैं तो 138 बचता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 138 शेष है, क्योंकि अब 713 से आप 138 को भाग नहीं दे सकते हैं, तो ये शेषफल है। बहुत ध्यान देंगे, ये शेषफल है। अब इस शेषफल को 138 से अब हम दूसरे तरह की एक भाग प्रक्रिया शुरू करते हैं। हमारा जो भाजक था 713, उसको हम भाज्य में लेते हैं 138 शेष से। हमने जिस 713 को से पहले जो हम भाग दिए थे, अब हम शेषफल 138 से 713 को भाग देते हैं। और देखिए 13 पचे 65, यहां 71 है, तो यहां लगता है कि ये 5 बार जाएगा। जो चलिए अलग से गुणा करके देख लेते हैं। फिर से बोल दूं, ये 713 भाजक था। अब देखिए हम शेषफल से हम 713 जो पहले भाजक था यहां पर उसे भाग दे रहे हैं, जैसा हमने बताया। अब हम 138 को 13 पचे 65, तो हमें लगता है 5 बार जाएगा, तो अलग से गुणा करके देख लेते हैं। 5 अटे 40 का शून्य हाथ में रहा, 4 13 पचे 65 और 4 69, तो 690 हो गया। तो हमने 5 डाल दिया, 5 बार जाएगा, नीचे 690 लगा दिया और हमने घटा दिया। अब घटाने के बाद देखिए शेषफल 23 आ गया। अब हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 23 छोटा है, 138 बड़ा है। ये 23 क्या है, ये शेष है। अब इस शेष से हम इस 138 जो पहले जो इस भाग प्रक्रिया में भाजक था, उसको हम भाग देते हैं। तो चलिए हमने एक समझने के लिए फिर से भाजक लिख दिया। अब हम 23 से जब भाग देंगे, 6 दूनी 12, 3 छक 18, तो ये 6 बार जाएगा प्रतीत होता है। तो 3 छक 18 का 8 हाथ में रहा, 1 6 दूनी 12 1 13, 138 हो गया। अब देखिए कट गया। जब ये कट गया, कुछ भी अवशेष नहीं बचा, तो ये 23 जो अंतिम जो था भाजक था, यही भाजक जो है इसे हम क्या कहते हैं, मस बोलते हैं, महत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि संपूर्ण प्रक्रिया को आपने सही तरीके से समझ लिया होगा। तो दो संख्याओं के बीच में जब महत्तम समावर्तक निकालना हो और संख्याएं ऐसी हो कि विभाजकता के नियम को लगाते हुए भी समझ में नहीं आता है कि ये संख्या किससे कटेंगे, क्योंकि देखो बेसिकली ये संख्या 23 से कट रहे थे। अब ये झट से दिखता नहीं है, विभाजकता का लगाते हैं 2 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, इस तरह जब देखते हैं तो नहीं कट रहा था। तो इसकी सीधे सीधे इस तरीके को हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी विधि देखते हैं, जैसे 42 70 और 112 का मौसा निकालें। ये हम जैसे लघुत्तम समावर्तक भाग विधि से निकाल रहे थे, यहां भी इसी प्रक्रिया को करेंगे, क्योंकि 42 70 112 ये तो हमें पता ही है, 6 7 42 7 10 70, ये हमें दिखता है। तो हमने पहले 42 लिखा, 70 लिखा, 112 लिखा। देखिए सब सम संख्या है, तो और तीनों चूंकि सम संख्या, इसलिए हम 2 से देते हैं। यहां पर जब इस तरह का महत्तम समावर्तक निकालने के लिए इस तरह की भाग विधि की प्रक्रिया को लेते हैं, एक बात को विशेष रूप से आप जानिएगा। जैसे 2 से हमने 42 को दिया 21 हुआ, 2 से हमने 70 को भाग दिया 35 हुआ, 2 से हमने 112 को भाग दिया, मतलब 2 से 112 को भाग दिया तो 56 हुआ। यहां एक चीज जरूर रखेंगे, सब एक साथ कटना चाहिए। मतलब 2 से जब आप भाग दे रहे हैं, सब में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब देखिए 21 है, 35 है, 56 है, तो 3 सते 21, 5 सते 35, 7 अटे 56, अर्थात 7 से जो है
ये तीनों संख्या एक साथ कटेगी, ठीक है ना। अब देखिए 3 5 8, अब देखिए ये 3 5 8, एक संख्या एक को छोड़ के कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्या को काटे। तो फिर हमें रुक जाना है यहीं पर, और इसका मशक केवल ये 2 और 7 जो है जिससे ये तीनों संख्या कटी थी वही मशक होगा। तो मतलब 42 एवं 70 112 का मशक क्या होगा, 7 गुने 2, 7 गुने 2 बराबर 14। यह दूसरी विधि है जो मशक निकालने की है। आशा करता हूं इस विधि को आप समझ चुके होंगे। अब चलिए एक तीसरी भी विधि कर लेते हैं जिसे हम गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो देखिए भाग विधि की दो तरह का हमने आपसे चर्चा किया है, एक 2 संख्याओं के बीच निकालने का, एक 3 4 संख्याओं का, और अब हम गुणनखंड विधि से करते हैं। तो जैसे 12 15 21 है, इसका हम मसा भी निकालेंगे, लसा भी निकालेंगे और समझेंगे भी लसा और मसा में अंतर भी क्या है गुणनखंड विधि में, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम 12 को गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो 3 चौके 12 मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हमने गुणनखंड में तोड़ दिया। 15 को हम गुणनखंड में तोड़ते हैं, 3 गुने 5, 5 तिया 15, और हमने 21 को लिखा। 21 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 7। अब देखिए तीनों में 3 कॉमन है, ठीक है ना। तो हम एचसीएफ जब होगा तो जो गुणनखंड तीनों संख्या में विराजमान है वही जो है वही उसका एचसीएफ होता है, या हम महत्तम समावर्तक होता है। तो यहां 12 15 और 21 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, हम 3 होगा। अब देखिए लसा क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। हम पहले क्लास में हमको बताया है क्या, इसमें जो होगा लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, गुणज होता है, साझा गुणज, ठीक है ना। तो इसमें एचसीएफ का 3 तो हम लेंगे ही अगर हम लघुत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं। तो एलसीएम में देखिए पहला ये 3 आ गया। अब इसको अलावे क्या है, 2 2 है, तो गुना हमने 2 गुना 2 लिखा, फिर ये गुना 5 है और गुना 7 है। तो कहने का मतलब है एचसीएफ को केवल एक बार लिखा गया है, बाद बाकी सारे गुणनखंड को गुणे के रूप में लिखा गया है। अब इसे अगर गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 को 6 सत्ते 42 बराबर 420 हुआ। तो इस तरह यहां का एलसीएम 420 हुआ। अब एक दूसरा ले लेते हैं 17 23 और 29। तो देखते हैं 17 जो है इसका गुणनखंड क्या होगा। हम जानते हैं जो अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्या खुद और एक। तो ये 17 गुना 1 हुआ। 23 का गुणनखंड क्या होगा, 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 गुने 1 होगा। 29 का क्या होगा, 29 गुने 1 होगा। तो ये चूंकि तीनों अभाज्य संख्या था। अब देखिए इसमें कॉमन गुणनखंड कौन सा है, तो कॉमन गुणनखंड तीनों में 1 है। तो इसके लिए एचसीएफ जो है इसका, ये क्या होगा, एचसीएफ इसका 1 होगा। और आपका एलसीएम क्या होगा, कॉमन गुणनखंड को लेना है और 17 23 और 29 को गुणा करना है। तो 17 गुने 23 गुने 29 इसको गुणा करेंगे और गुना 1 इसको लिया हमने, तो बराबर होगा 11,339। अब एक तीसरा एक लेते हैं, जैसे 8 9 और 25। ये 8 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है, क्योंकि 2 से इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। जैसे 8 बराबर क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्योंकि भाज्य संख्या है। 9 का क्या होगा, 9 का 3 गुने 3, और 25 का क्या होगा, 5 गुने 5। लेकिन हम ये भी जानते हैं प्रत्येक चाहे भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, वो संख्या खुद और एक, ये 2 गुणनखंड होता है। तो मतलब हम गुना 1 यहां लिख सकते हैं, क्योंकि सबका एक गुणनखंड तो 1 होता ही है। तो इस प्रक्रिया में हमने देखा ये एक जो है ये चूंकि कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो हमने एचसीएफ 1 लिख दिया। और हमारा जो है इसमें देखिए 8 9 और 25 गुना 1 ये एलसीएम होगा।
तो हमने 8 गुना 9 गुना 25 लिख दिया, ठीक है। तो 25 अठे 200, 200 को 9 से गुना कर दिया तो 1800 हो गया। तो इस तरह इसका एलसीएम जो 1800 हो गया। और साथ ही मैं बोलना चाहता हूं, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होता है। और प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं?